हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का 4th चैप्टर विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो प्रीवियसली हमने प्लानिंग देख लिया। अभी प्लानिंग तो हो गई सारी हमारी, अभी हमें प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। आप सिर्फ प्लान बना के तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, आपको प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उसको एक्शन में भी लाना पड़ेगा। अभी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करने हैं। प्लान के अकॉर्डिंगली हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, और ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा इंसान कौन सी एक्टिविटी करेगा। तो इसको हम किस में कवर करेंगे? अपने ऑर्गेनाइजिंग में कवर करेंगे। सो द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेट बाय द प्लानिंग, but the success of the management is not only based on planning but also on the implementation of the planning. So the success and goal achievement of any work depends on proper division of work, distribution of authority and responsibility, delegation of authority among the employees. तो इसमें हमें क्या क्या करना है? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कौन सा इंसान क्या काम करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए कह रही हूँ, सपोज़ मैंने किसी पर्सन को कहा कि ठीक है, तुम्हें जो भी स्टॉक है, जो भी सामान है, वो ख़रीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया, लेकिन मुझे अथॉरिटी भी देना पड़ेगा कि ठीक है, तुम अगर ख़रीदने जा रहे हो तो तुम्हें पैसा भी डिसाइड करके, जो शॉपकीपर है उसके पास पैसे नेगोशिएट करके पैसा देना भी होगा। तो पैसा देने की अथॉरिटी भी मुझे उसको देनी पड़ेगी। सामान खरीदने के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे उसको पैसे देने की अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। सो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़। अभी मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि कोई लोअर लेवल का इंसान है, वो इंसान 1 करोड़ का जो पेमेंट है वो पास कर देगा, वैसे तो नहीं होगा। पर मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि ठीक है, 50,000 का तुम पेमेंट पास कर सकते हो। अगर तुमको सपोज़ 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट करना है तो तुमको अपने सीनियर से एक बार ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। अगर सपोज़ तुमको 1 करोड़ या 10 करोड़ का पेमेंट करना है तो और भी हायर लेवल से तुमको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। तो जो अथॉरिटी है उसमें भी लेयर्स हो गए, लेवल्स हो गए, तो उसका भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रहेगा। So the structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for the common goal is organizing। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल है जो कि कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि आपके कंपनी के या आपके बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के बीच में जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डेलीगेशन है या फिर जो बंटवारा है, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। So planning is the brain of the business, coordination is the soul and organization is the body of the business। अभी हम 2 डेफिनेशन देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट, चेस्टर आई बर्नर्ड का, द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कोऑपरेशन ऑफ 2 और मोर पीपल एंड देयर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है? 2 और मोर पीपल होने चाहिए, वो आपस में कोऑपरेशन से काम कर रहे हैं, और वो आपस में जब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट है लुई एलन का डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। आपने प्लानिंग तो किया, आपने ये तो डिसाइड कर लिया मैं क्या बिजनेस करूँगा, लेकिन वो बिजनेस करने के लिए, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। आपको मटेरियल परचेज करना है तो आपका एक काम है परचेज करना, आपको उस पर कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो आपका दूसरा काम है फैक्ट्री को मैनेज करना या मैन्युफैक्चरिंग करना, तीसरा आपका काम है मार्केटिंग करना, चौथा आपका काम है कि स्टॉक को आपके जो कस्टमर्स है उसके पास पहुंचाना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो ये सारे आपके काम हुए। आपका हो गया परचेज डिपार्टमेंट, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो आपने काम तो अपना क्लासीफाई कर लिया। तो अभी दूसरा आपका स्टेज है आइडेंटिफाई द वर्क। पहले तो आपने काम आइडेंटिफाई किया,
उसके बाद आपको काम को क्लासिफाई करना है कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने हैं हर एक काम करने के लिए। नेक्स्ट है डिफाइन एंड डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। अभी कौन सा इंसान क्या काम करेगा, वो काम करने के लिए उस इंसान को क्या क्या ऑथोरिटी देना पड़ेगा। अगर कोई परचेज कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि भाई तुम ढंग का मटेरियल परचेज करोगे। अगर तुमने जो परचेज किया है उसके क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द सेम टाइम उसको अथॉरिटी क्या देनी पड़ेगी कि ठीक है तुम जाओ सप्लायर के साथ नेगोशिएट करो, सप्लायर के पास से टेंडर मंगवाओ, ये तुम्हारे पास अथॉरिटी है। उनके साथ नेगोशिएट करने का अथॉरिटी है। उनको पेमेंट कर दो, ये भी टाइम से पेमेंट करो, ये भी तुम्हारे पास अथॉरिटी है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से काम के लिए आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उसको क्या क्या अथॉरिटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स। मतलब परचेज डिपार्टमेंट का जो परचेज मैनेजर है उसका और आपका जो फैक्ट्री मैनेजर है वो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। क्या वो दोनों इक्वल है या फिर परचेज वाला या फैक्ट्री मैनेजर सीनियर है, परचेज मैनेजर उसके अंडर में काम करेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, तो क्या एक सेल्स डिपार्टमेंट कॉमन है, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर फिर दो लोग रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, या फिर दोनों सब लोग इक्वल लेवल पे रहेंगे। तो ये आप एक दूसरे के साथ सबका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। और ये पूरा प्रोसेस क्यों कर रहे हो आप? फाइनली आप ये वर्क आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, आप ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? so that you are enabling people to work most effectively. ओके, आप ये क्यों कर रहे हो? ताकि सब लोग इफेक्टिवली काम कर सके। काम क्यों कर रहे हैं? टू accomplish their objectives. तो ये हो गया आपका लुई एलन का डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट, मतलब इसके ऑर्गेनाइजिंग को ही ज़्यादा और डिटेल में बताया गया है। So it is inevitable to have an efficient organization for effective administration and management process. तो हमें efficient organization क्यों चाहिए? For effective administration. Most problems of the management arises due to ineffective organization in the management. अभी कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखोगे, सबसे ऊपर तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, उसके नीचे फिर जो मैनेजर्स हो गए, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर हो गए, उसके नीचे सुपरवाइज़र हो गए, फिर असिस्टेंट्स हो गए, फिर क्लर्क्स हो गए। ऐसे कई बार बहुत सारे लेयर बन जाते हैं, लाइक 6 लेयर 7 लेयर। उसमें भी अगर आपके ब्रांच ऑफिसेस हो गए तो फिर ब्रांच ऑफिसेस में भी ब्रांच मैनेजर हो गए, उसके नीचे ब्रांच सुपरवाइज़र होगा। तो कई बार क्या होता है कि अगर जो ग्राउंड लेवल पे जब अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कस्टमर से किससे बात करता है? कस्टमर जो सबसे लोअर लेवल एम्प्लॉई है उसके साथ बात करता है। जैसे आप खुद का देख लो, अगर आपको कुछ भी इश्यू हो रहा है तो आप किसको कॉल करोगे? आप कॉल सेंटर में कॉल करोगे। कॉल सेंटर में आपका फ़ोन डायरेक्ट थोड़ी एमडी या कोई उठाएगा, वो तो सबसे जो लोअर लेवल का एम्प्लॉई है वहाँ पे वो उठाएगा। वो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वो अपने मैनेजर को बताएगा। इस तरीके से वो ऊपर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है और किसी से सॉल्व नहीं हो रहा तो वो ऊपर हायर लेवल पे जाता रहेगा। बट सबसे पहले तो वो लोअर लेवल एम्प्लॉई के पास ही कस्टमर डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। अभी अगर कस्टमर को कोई, मतलब बहुत सारे कस्टमर को कोई सिमिलर प्रॉब्लम हो रही है और लोअर लेवल एम्प्लॉय को ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम फ्यूचर में जाके बड़ी हो सकती है, या फिर उसे अपना कोई सजेशन देना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो किसको देगा? वो अपने सीनियर को देगा, फिर उसका सीनियर फिर अपने सीनियर को देगा, फिर वो उसके सीनियर को देगा। कहीं ना कहीं इतना लंबा जब चैनल होता है ना तो बात है ना डाइल्यूट हो जाती है, या फिर बात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। अगर सपोज़ मुझे एक सजेशन देना है, मैं अगर डायरेक्ट एमडी को सजेशन दे सकती हूँ, मेरा सजेशन है, तो मैं क्या बहुत एक्साइटेड रहूँगी कि भाई मेरा सजेशन है, मैंने कुछ नया सोचा है, मैं कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात किसी और को बता दी, सपोज़ मैंने अपने क्लास के मॉनिटर को बता दिया, अब ये मॉनिटर का खुद का सजेशन तो है नहीं, तो मॉनिटर बोलेगा कि ठीक है मैं तुम्हारा मैसेज पास कर दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता है, मैं उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ, ये करके। तो मतलब मॉनिटर ठीक है तुम्हारा मैसेज पास कर देगा, पर उसको इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो वो क्या उसको फॉलो अप नहीं करेंगे।
तो अल्टीमेटली आपने सजेशन दिया वो कंपनी के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करे या फिर उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन बिकॉज इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे लेयर्स हैं, इतने सारे लेवल्स हैं, इसके वजह से आपका एक जो अच्छा आइडिया है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसके वजह से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनएफेक्टिव हो जाएगी। एक चीज़ जो सॉल्व हो सकती है वो भी सॉल्व नहीं हो पा रही। क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही? क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आपने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। बहुत जगह पे आप जैसे देखेंगे, जैसे जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को ओवरटेक कर लिया था, तब उन्होंने ये बहुत न्यूज़ में आ रहा था कि अभी वो लोग बहुत ही लीन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लीन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो एमडी है उसके नीचे मैनेजर, फिर असिस्टेंट, फिर सुपरवाइज़र, ये सारे लेयर हट जाएंगे। मतलब 5-6 लेयर्स नहीं रहेंगे, सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 लेयर रहेगा। मतलब तो उससे क्या होता है, जो लोअर लेवल इंसान है डायरेक्ट बहुत ही हायर लेवल इंसान के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट हायर लेवल पे बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा और उसका सोल्यूशन फिर जल्दी आ पाएगा। तो आपको देखना है आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आपका बिजनेस कैसा है, उसके हिसाब से कितने लेयर्स की ज़रूरत है, कितने लेवल्स की ज़रूरत है। और अगर कोई ज़्यादा लेवल्स है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ज़्यादा लेवल्स बन गए तो उसका भी नुकसान होता है। और अगर आपने कम लेवल बना दिया, मतलब एक्चुअली एक लेवल की ज़रूरत है लेकिन फिर भी आपने लेवल नहीं बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोअर लेवल का इंसान है उसके पास बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने बोला कि नहीं लोअर लेवल इंसान है वो डायरेक्टली जो एमडी के बाद सीनियर मैनेजर है उसी को रिपोर्ट करेगा। तो फिर सीनियर मैनेजर पूरा दिन छोटी 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 प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करता रहेगा। उसके पास बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया इनिशिएटिव लेने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। वो पूरा टाइम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में फंसा रहेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए कि आप बीच में एक सुपरवाइज़र रखो, ताकि जो सिर्फ बड़ा है वही डायरेक्ट सीनियर मैनेजर के पास जाए, बड़ा प्रॉब्लम जो है वही सीनियर मैनेजर के पास जाए। तो यहाँ पे आपको लेयर की ज़रूरत है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, उसको लेयर की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर नहीं है ज़्यादा लेयर की ज़रूरत तो उसको निकालो, और अगर लेयर की ज़रूरत है तो उस लेयर को इंक्लूड करो। So if the business unit has capable and effective organizing, then through optimum use of resources, time, energy and money can be saved and problems in the activities of the business can be avoided. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके ऑर्गेनाइजिंग का आपका ह्यूमन बॉडी। सो व्हाट वी आर सेइंग इज ऑर्गेनाइजिंग इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर सिर्फ एक ही इंसान है तो फिर वही सब कुछ काम कर रहा है, सारे पावर्स उसके पास ही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी उसके पास ही है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है वहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन तब होगा जब 2 लोग होंगे, तो 2 लोग आपस में अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे ना। तो या तो 2 लोग हो गए या फिर 2 से ज़्यादा हो गए। Where 2 or more people work together, the structure for the work accomplishment is in an effective manner is called organizing. तो organizing is basically जो स्ट्रक्चर है, जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया है, that is organizing. Hence it is also known as arrangement. In an organization, authority and responsibility are delegated to group of people gathered to achieve a common objective and interrelationship. तो ये जो हमने डेफिनेशन देखे थे ना, डेफिनेशन को ही बार बार वो घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि आपको कॉमन ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करना है और उसके लिए आप आपस में अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करोगे। तो इसी को ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यही ऑर्गेनाइजिंग है। फॉर दिस द ह्यूमन बॉडी इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। मतलब आपको पता है हाथ का क्या काम है। पहले तो आपने ऑर्गेनाइजिंग में हमको क्या करना था, लुई एलन के डेफिनेशन के हिसाब से क्या आइडेंटिफाई करो क्या क्या काम करना है। तो हमें चीज़ें उठानी है, चल के एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है ना, अपना ब्रेन यूज़ करके पढ़ाई करनी है या फिर कुछ स्पोर्ट्स खेलना है। तो ये सब हमारे काम आइडेंटिफाइड है। अभी हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा मेंटल वर्क है, कौन सा फिज़िकल वर्क है। उसके बाद हम
ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे, मतलब हाथ को बोलेंगे कि चीज़ें उठाने का काम हो तब हाथ करेगा, चलने का काम हो तब पैर करेगा, है ना, और दिमाग दौड़ाने का काम हो तब ब्रेन करेगा, देखने का काम हो तब आँख करेगा, ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा आइज़, हैंड ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा हैंड्स, ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा लेग्स, और फिर सब काम करेंगे। तो यही आपका ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डेलीगेट करके रखा हुआ है। द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ डिफरेंट बट स्टिल ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कोऑर्डिनेटेड। और फिर ये सब कोऑर्डिनेशन से क्या करते हैं, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अकम्प्लिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हम आपके डेफिनेशन में से ही थोड़े थोड़े कुछ निकाल के कैरेक्टरिस्टिक बना देंगे। सबसे पहले तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है। तो आपकी बिज़नेस क्यों बनी है, एक गोल के लिए बनी है। तो अगर बिज़नेस ही गोल के लिए बनी है तो आप सब कुछ वो गोल के लिए ही करोगे। आप प्लानिंग कर रहे हो तो भी गोल के लिए ही करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो भी वो एक पर्टिकुलर जो बिज़नेस का गोल है उसको अचीव करने के लिए ही आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। Okay, so organization is a linear structure that coordinates with the goal of the business, department goal and goal of the employees. तो किन किन के गोल है, आपके बिजनेस का गोल है। गोल के अंदर आप बिजनेस के अंदर आपका एक डिपार्टमेंट होगा, परचेस डिपार्टमेंट होगा, फैक्ट्री ऑफिस होगा, या फिर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। आपके डिपार्टमेंट का भी एक गोल दिया जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट का जो गोल है वो जो मेन बिजनेस गोल है उसी को तोड़ के डिपार्टमेंट का गोल बनाया जाएगा। तो आपको अपना डिपार्टमेंट का गोल फुलफ़िल करना है, और फिर डिपार्टमेंट के गोल के बेसिस पे आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको भी टारगेट दिए जाएंगे। तो आपके एम्प्लॉय के भी गोल हैं, वो सब अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। सो इट इज़ रिफर्ड एज अ गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट इट इज़ प्लानिंग बेस्ड। आपका जो भी प्लानिंग किया है उसके बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। सपोज़ आपने प्लानिंग किया है कि मैं एक नया बिजनेस एक्टिविटी चालू करने वाला हूँ करंट ईयर में, ठीक है, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, मुझे उसमें एक नया डिपार्टमेंट ऐड करना पड़ेगा अपने नए बिज़नेस के लिए। अगर मैंने ये प्लान किया है कि मैं एक फैक्ट्री बंद करने वाला हूँ तो वापस मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट्री जो पूरा मेरे स्ट्रक्चर में था, वो फैक्ट्री का मैनेजर था, वहाँ का सुपरवाइज़र था, वो सब लोग हट जाएंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में से। तो जो भी मेरी प्लानिंग है उस हिसाब से ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर सपोज़ मेरा प्लानिंग ये है कि देखो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि लास्ट टाइम मुझे जल्दी से कम्युनिकेशंस नहीं मिल रहे थे, तो अभी मेरे प्लान में ये है कि फ्यूचर में हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही स्पीडीली होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मेरे को सारे जो करस्पॉन्डेंस हैं वो मिलने चाहिए एमडी को। तो उसके वजह से क्या होगा, उसमें वो लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है एमडी तक अगर करस्पॉन्डेंस जल्दी पहुंचाना है, एमडी तक अगर बातें जल्दी पहुंचानी है तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में से थोड़े लेयर्स हटाने पड़ेंगे। तो हो सकता है थोड़े वहाँ से जो मैनेजर के नीचे सुपरवाइज़र था, फिर लाइन सुपरवाइज़र था, फिर एम्प्लॉय था, तो उसमें से एक आध स्ट्रक्चर हटाना पड़े ताकि आपका जो प्लानिंग में आपने जो गोल डिसाइड किया है कि भाई मुझे करस्पॉन्डेंस जल्दी मिलना चाहिए वो अचीव हो सके। ठीक है, तो आपका जो भी प्लानिंग है उसके बेसिस पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आपको बेस करना पड़ेगा, मतलब आपको बनाना पड़ेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इतना टाइम से बोल रहे हैं कि कौन सा इंसान क्या काम करने वाला है। पहले तो क्या काम करना है वो आइडेंटिफाई करना है, फिर कौन सा इंसान क्या काम करने वाला है, फिर वो काम करने के लिए वो इंसान को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए आपको उसे क्या क्या अथॉरिटी देनी पड़ेगी, और साथ में ही कौन से लेवल पे कितना अथॉरिटी देना है। मैंने ठीक है आपको बोल दिया कि आप पेमेंट कर सकते हो, पर वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता ना। अगर वो लोअर लेवल का इंसान है तो मैं उसको बोल सकती हूँ 50,000 का पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर चाहिए तो एक हायर पर्सन का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। So the people working towards achievement of a common goal are allotted work as per their capabilities and skill. Such a person is also informed about their authority. Hence, organization is the structure to establish relationship of authority and responsibility. Next है importance to human element. Human beings are the center. Structure है तो जितने भी लोग हैं स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है मैनेजर, सुपरवाइज़र, लाइन सुपरवाइज़र, वर्कमैन,
अल्टीमेटली ये सब इंसान ही है ना, मैनेजर तो एक इंसान ही रहेगा, सुपरवाइज़र एक इंसान ही रहेगा, लाइन सुपरवाइज़र एक इंसान ही रहेगा, वो कोई रोबोट तो नहीं बिठा दूंगी मैं लाइन सुपरवाइज़र में। तो यहाँ पे हर एक लेवल पे ह्यूमन एलिमेंट इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एक बार फॉर्म हो गई है, आफ्टर दैट देयर आर चांसेस ऑफ चेंजेस इन द सेम। जो मैंने आपको प्लानिंग बेस्ड जो सेकंड पॉइंट था उसमें समझाया था कि अगर सपोज मुझे अपनी कोई नई फैक्ट्री चालू करनी है तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसमें एक नए फैक्ट्री का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐड ऑन होगा। अगर मुझे कोई फैक्ट्री बंद करनी है तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वापस वो सब माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई नया इंसान आता है, कोई नया ऐसा बॉस आता है जो कि चाहता है कि नहीं मुझे बहुत ही लीन टीम चाहिए, मतलब ये 5 लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, वो मुझे नहीं चाहिए, मैं नया एमडी आया हूँ, मुझे सिर्फ 3 ही लेवल्स चाहिए, मैक्सिमम 2 या फिर 3 लेवल चाहिए। तो आपको 5 लेवल्स निकाल के आपको उसको 2 लेवल करने पड़ेंगे। इसके पीछे काम बहुत ज़्यादा लगता है, ये तो मैं बोल रही हूँ, बट इसके पीछे थिंक करना पड़ता है प्रॉपरली, उसको प्लान भी करना पड़ता है। पर ये फ्लेक्सिबल चीज़ है, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद कोई उसको हिला नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहते हैं। मैं जैसे आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे ऑफिस में हम ऑडिट रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली रिटर्न वर्क है, करस्पॉन्डेंस वर्क है, कोई फैक्ट्री वर्क जैसा नहीं है, रिटर्न करस्पॉन्डेंस वर्क है। तो हमारी जो इंटरनल ऑडिट, मतलब हम दूसरे का ऑडिट करते हैं लेकिन हमारा खुद का भी इंटरनल ऑडिट होता है ना। तो इंटरनल ऑडिट वाले को कुछ काम दिया था कि वो लोग रिपोर्ट की चेकिंग करें। ये पहले उसके काम का पार्ट था कि भाई वो रिपोर्ट, हम लोग जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग देखे, उसकी चेकिंग करे और फिर उनके थ्रू जाता था। बट फिर उन्होंने समथिंग, जो हमारे एचओडी है उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम खुद ये सब ड्राफ्टिंग और ये चेकिंग हम कर सकें। तो हमारे फिर एचओडी ने चेंज कर दिया, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में से वो निकाल दिया कि ठीक है अभी तुम्हारे के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट जो इंसान कर रहा है, जो डिपार्टमेंट कर रहा है, वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट एचओडी को सबमिट करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज ही हुआ। डिपार्टमेंट्स तो है सबके सब, हमारा डिपार्टमेंट भी है, इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट भी है, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी जो अथॉरिटीज़ है वो इंटरनली थोड़ी चेंज हो गई। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज, और इसके लिए कोई बड़ा कुछ नहीं था, बस उन्होंने एक सर्कुलर के इंस्ट्रक्शन लेटर निकाला और ये सब कुछ चेंज हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, कभी भी अचानक से एक दिन कुछ हो गया, एचओडी को कोई सपना आया तो वो चेंज कर देगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चेंजेस किस वजह से आ सकते हैं, चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हुए, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में चेंजेस हुए, कोई न्यू डिस्कवरी आया, या फिर आपके एचओडी को कोई सपना आया तो भी चेंजेस हो सकते हैं। उसका कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स, अभी हमने वो देखा था कि आपस में जो रिलेशनशिप्स क्या है सभी लोगों के, मतलब जो परचेज मैनेजर है और जो फैक्ट्री मैनेजर है वो लोग आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। अगर वो लोग इक्वल लेवल पे है तो उनका कम्युनिकेशन का तरीका अलग होगा, ठीक है, वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन अगर सपोज फैक्ट्री मैनेजर परचेज मैनेजर से सीनियर है तो फैक्ट्री मैनेजर क्या ऑर्डर देगा परचेज मैनेजर को, अगर वो सीनियर नहीं है तो फिर वो रिक्वेस्ट करेगा। तो ये सब डिसाइड करना ज़रूरी होता है, और ये डिसाइड करना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईगो की वजह से, आपको थोड़ा कंट्रोल की वजह से भी, कि अगर सपोज़ फैक्ट्री में मुझे कोई सामान चाहिए फैक्ट्री में लेकिन मुझे टाइम पे मिला नहीं, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर अल्टीमेटली ये फैक्ट्री मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैक्ट्री मैनेजर को ये चीज़ देखना चाहिए था। ओके तो डिसिप्लिन के लिए भी, कि ऐसी कोई गलती ना हो, डिसिप्लिन में रहे, सब कुछ टाइमली सब कुछ रहे, वो सब चीज़ों को थिंक करके भी ये डिसाइड किया जाता है कि कौन किसका सीनियर रहेगा, कौन किसका जूनियर रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और इसी में से हम डिराइव कर रहे हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, आपस में रिलेशनशिप क्या है, उस पर ही डिटरमाइन होगा कि कौन किसको मॉनिटर करेगा, कौन किसको कंट्रोल करेगा। Monitoring, controlling and coordination are basic requirement. Whether the employee is performing his task as per the powers and responsibility assigned to him or not.
कोई एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसका सीनियर कौन है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा कि उसका सीनियर कौन है। फॉर सच मैटर प्रोविजन ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आर फाउंड इन ऑर्गेनाइजिंग। ग्रुप एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनी पीपल वर्क टुगेदर फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स इफेक्टिव स्ट्रक्चर टू देम सो दैट द ग्रुप एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड प्रॉपरली। अभी ग्रुप है तो ग्रुप में हमेशा थोड़ा बहुत तो अनबन रहेगा, थोड़ा बहुत तो झगड़ा रहेगा, लेकिन किसकी बात फाइनल मानी जाएगी, किसका ओपिनियन है वो फाइनल माना जाएगा, वो जानने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइजिंग इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. In any business unit, rules and controls are required in order to define relationship. The same is formed by organizing. तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही आप सबको बता रहे हो कि कौन किस पे कितना कंट्रोल करने वाला है। और एक ये भी होता है कि ये स्ट्रक्चर बना है तो आपको भी पता रहता है कि मेरा सीनियर कौन है, मेरा जूनियर कौन है, मैं किसको ऑर्डर दे सकता हूँ और मुझे किसकी बात माननी है। और मुझे ये भी पता रहता है कि अगर मैं ऐसे पर्सन हूँ, हमेशा अगर सपोज़ मैं ऑडिट का काम कर रही हूँ तो फिर मुझे ये एक पर्सनल ये रहता है ना कि मुझे पूरी ज़िंदगी ये काम नहीं करना, मुझे प्रमोट होना है। तो मुझे प्रमोट होके कहाँ पे जाना है, मेरा नेक्स्ट स्टेज क्या है, तो वो भी मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पता चलता है कि मेरा पर्सनल लेवल पे भी मेरा गोल क्या हो सकता है, मेरा सीनियर कौन है। तो इसके साथ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप्स फॉर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे। ठीक, थैंक यू।